हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे पुंछ में आतंकी हमले को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर चीन और अमेरिका से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। आप भी जानकर चौंक जाएंगे। और इतना ही नहीं, बताएंगे इस मुद्दे पर एकजुट होने के बदले कुछ लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं दोस्तों कि आप भी जानकर कहेंगे कि इनका कुछ नहीं हो सकता। साथ ही साथ बताएंगे इजराइल ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। पीएम नेतन्याहू ने बैन कर दिया अल जजीरा न्यूज चैनल को। जी हाँ, तो वहीं क्या बिलावल भुट्टो बनेंगे पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री। तो वहीं यूपी में ठाकुरों की नाराजगी कम करने के लिए अमित शाह ने संभाला मोर्चा। राजा भैया से की मुलाकात, क्या हुई बातचीत, सारी जानकारियां बताएंगे। वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले के बाद से सेना और सुरक्षा बल आतंकियों को चप्पे चप्पे में तलाश रहे हैं। आसमान से हो या फिर जमीन पर आतंकियों को खोजा जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है पुंछ आतंकी हमले को लेकर, जहां चीन अमेरिका से बड़ा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमले वाली जगह से चीन में बनी स्टील की गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा अमेरिका में बनी M4 राइफल और AK-47 राइफल को भी हमले का जरिया बनाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले विक्की शहीद हो गए। आतंकी हमले में विक्की और उनके 4 साथी बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके 4 साथियों की हालत अभी भी गंभीर है, लेकिन विक्की शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने किस तरह से हमला किया, इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो हम आपको दिखा तक नहीं सकते। गोलियां साइड वाले शीशे को आर पार कर गई। काफी देर तक अंधाधुंध फायरिंग के बाद हमलावर आतंकी पास के घुप घने जंगलों में भाग गए। लेकिन इस हमले में आतंकियों द्वारा अमेरिका और चीन के सामान का इस्तेमाल करना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक क्वेश्चन राइज करता है कि आखिर इन आतंकवादियों को चीन और अमेरिका के सामान प्रोवाइड किसने करवाया, किसने इनको चीन के ये स्टील के बने गोलियां मुहैया कराई। आखिर कौन है इसके पीछे, इतनी बड़ी साजिश किसने रची है, किसने ये पुलवामा जैसे दूसरा हमला करवाया है चुनाव के समय में। ऐसे में एक एक बात को नोट करते हुए भारत की मोदी सरकार इसका जवाब, अगर आप भी मानते हैं कि जरूर लेगी और लेना भी चाहिए, तो अपनी राय अवश्य रखिएगा। तो वहीं आपको बता दें, इस हमले के बाद उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पुंछ हमला सुरक्षा विफलता नहीं, इलाके में आतंकवाद के जीवित होने का सबूत है। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो इस अटैक को सुरक्षा विफलता के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में आतंकवाद अब भी जीवित है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में मतदान से 3 सप्ताह पहले यह घटना हुई। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसे सुरक्षा विफलता नहीं कहूंगा, ये इस जगह की वास्तविकता है। भाजपा ने उग्रवाद की कमर तोड़ने का दावा किया, लेकिन हमने बार बार कहा है कि वे सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो थे उमर अब्दुल्ला के बोल। अब आपको बताते हैं कैसे अपने देश के सेनाओं की शहादत पर राजनीति की जाती है। दरअसल पुंछ आतंकी हमले पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए चन्नी ने कहा बीजेपी को जिताने की स्टंटबाजी। जी हाँ, जहां एक तरफ अपना जवान शहीद हुआ है और वहां पर कांग्रेस के नेता चन्नी इसको स्टंटबाजी बता रहे हैं। दरअसल पूर्व सीएम चन्नी ने पुंछ आतंकी हमले को स्टंटबाजी बताया, तो अनुराग ठाकुर ने भी दिया करारा जवाब। कहा क्या कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए कराए थे युद्ध। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के वाहनों के काफिले पर हुए आतंकी हमले पर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। पहले आपको बताते हैं चन्नी ने क्या कहा। दरअसल चन्नी ने कहा कि ये स्टंटबाजी है, जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी को जिताने के लिए ऐसे स्टंट किए जाते हैं, पहले से प्लान किया गया होता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस हमले को पहले से ही प्लान किया गया होता है। यानी कि इतना बड़ा दोस्तों ये हादसा हुआ जिसमें हमारे जवान मारे गए, जवान शहीद हुए, और विपक्ष इसको स्टंटबाजी बता रहा है और बीजेपी की जीतने की स्ट्रेटजी बता रहा है। बहरहाल अगर आप भी मानते इससे शर्मनाक कोई बयान नहीं हो सकता, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा चन्नी के इस बात पर। तो वहीं आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका जवाब देते हुए चन्नी को कहा कि मेरी कांग्रेस पार्टी से एक सवाल है, क्या 1962 का जो युद्ध हुआ, 1965 का जो युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाया था। इस तरह के बयान के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, ये हमारी सेना से सवाल करते हैं। जब डोकलाम में चीन की सेना ने अतिक्रमण करने की कोशिश की, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। उस समय राहुल गांधी कहाँ थे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि देश के लेवल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और वहीं साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इजराइल में बैन हुआ अल जजीरा, पीएम नेतन्याहू ने लिया बड़ा एक्शन, बताया उकसाने वाला इसको चैनल। जी हाँ, और बैन भी कैसे किया वो भी आपको बता दें। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने
रविवार को इजराइल में अल जजीरा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उन्होंने कतर के ग्लोबल न्यूज चैनल अल जजीरा की स्थानीय शाखा को बंद करने का फैसला किया है। पीएम नेतन्याहू ने अल जजीरा को गुस्साने वाला चैनल बताया। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि गुस्साने वाला न्यूज चैनल अल जजीरा इजराइल में बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें, अल जजीरा के ऑफिस पर इजराइल की बड़ी छापेमारी, सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस, कैमरे तोड़े, उपकरणों को किया नष्ट। जी हाँ, बता दें, पीएम नेतन्याहू के उस बयान के बाद, उस ऐलान के बाद इजरायली अधिकारियों ने अल जजीरा के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले जेरूसलम होटल के कमरे पर छापा मारा। ऑनलाइन प्रसारित वीडियो में सादे कपड़ों में अधिकारियों को एक होटल के कमरे में कैमरा उपकरण को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने गाजा में युद्ध जारी रहने तक नेटवर्क को यह कहते हुए बंद कर दिया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इस बीच अल जजीरा ने कहा कि यह कदम एक आपराधिक कार्रवाई थी जिसने उसके पत्रकारों को खतरे में डाल दिया। अल जजीरा ने कहा है कि वो हर कानूनी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने यह आदेश ऐसे वक्त दिया है जब कतर गाजा में युद्ध को लेकर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते में मदद कर रहा है। इजराइल के अब इस आदेश के तहत प्रसारण उपकरणों को जब्त किया जाएगा, चैनल की रिपोर्ट के प्रसारण को रोका जाएगा और उसकी वेबसाइट को अवरुद्ध किया जाएगा। माना जाता है कि यह पहली बार है जब इजराइल ने किसी विदेशी समाचार संस्थान के कामकाज को रोक दिया है। तो वहीं बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके का भारत में विलय होगा वाले बयान पर उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया है, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की पैरवी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। आपको बता दें, बड़ी खबर, आखिर ऐसे बयान दिया कैसे जाता है इन विपक्षी नेताओं के द्वारा। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके का भारत में विलय होगा वाले बयान पर JKNC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर रक्षा मंत्री कह रहे हैं तो आगे बढ़े, हम रोकने वाले कौन होते हैं। लेकिन वे याद रखें कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, उनके पास भी परमाणु बम है और दुर्भाग्य से वो परमाणु बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। JKNC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आगे कहते हैं कि जैसे ही अमरनाथ यात्रा खत्म होगी, मेरे शब्दों पर गौर करें, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, हम सालों से तैयार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 5 मई रविवार को कश्मीर के मतदाताओं से लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालते समय ईवीएम में हेरफेर के प्रति सतर्क रहने को भी कहा। अब्दुल्ला ने कहा कि सभी वोटर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि ईवीएम एक चोर मशीन है। तो वहीं कोई भी मुसलमानों का हितैषी नहीं है, जैसा बयान दिया अब्दुल्ला ने। लेकिन जो सबसे बड़ा बयान और सबसे बड़ी खबर वो यही है कि इधर भारत अपना हिस्सा पाकिस्तान से वापस लेने को उतारू हुआ है, तो उधर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की पैरवी करते नजर आ रहे हैं और ऐसा बयान दे रहे हैं जो उनको नहीं देना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर आप भी मानते इस बात का कोई मतलब ही नहीं और ऐसा बयान तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए जो ये दिखाता हो कि आप भारत से ज्यादा पाकिस्तान की फिक्र करते हो। तो इस पर आपकी क्या जवाब होगा दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, क्या बिलावल भुट्टो बनेंगे पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री। PPP और PMLN में आखिर क्या हुआ समझौता, आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी फिर से एक बार विदेश मंत्री बन सकते हैं। उनकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बीच इसको लेकर जल्द समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। PTI ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के हवाले से बताया कि अगर अंदरूनी सूत्रों पर विश्वास किया जाए तो बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनकी बातचीत के दौरान पार्टी के दिग्गजों के बीच सहमति बनी है। उन्होंने दावा किया है कि बिलावल भुट्टो, जो शुरू में कैबिनेट में शामिल होने के लिए अनुच्छुक थे, एक बार फिर विदेश मंत्री बनने के लिए सहमत हो गए। दोनों पक्ष अब PPP के औपचारिक रूप से कैबिनेट में शामिल होने के विवरण और समय पर काम कर रहे हैं। साथ ही बता दें, चीन ने पीले सागर में शुरू किया 8 दिनों का विध्वंसक सैन्य अभ्यास, आखिर निशाने पर कौन, बता दें, चीन ने दक्षिण चीन सागर से सटे पीले सागर में 8 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है। इस युद्धाभ्यास में चीनी नौसेना के साथ वायुसेना और थल सेना भी हिस्सा ले रही है। इसे चीन के सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक बताया जा रहा है। चीन के समुद्री सुरक्षा प्रशासन ने कहा कि ये सैन्य अभ्यास बोहाई सागर में हो रहा है, जो पीले सागर के उत्तर में आंतरिक खाड़ी है। ये अभ्यास 5 मई से शुरू होकर 12 मई तक चलेगा। इस दौरान इस क्षेत्र को पूरी तरह से सामान्य यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि इस अभ्यास के निशाने पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका है। पीला सागर चीन और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। हाल के दिनों में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने दक्षिण फिलीपींस सागर और प्रशांत महासागर में कई अभ्यास किए हैं। ऐसे में चीन ने भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर अभ्यास शुरू किया है। तो वहीं बता दें, क्यों
इस देश के ईसाई बन रहे हैं मुसलमान। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, बताते क्या है इसकी असली वजह। दरअसल हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। जर्मनी में स्कूलों के बच्चे इस्लाम अपना रहे हैं। इस बात का खुलासा एक सर्वे में हुआ है। एक स्टडी में कहा गया है कि ये बच्चे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खुद को बाहरी जैसा महसूस करते हैं। ऐसे में ये लोग इस्लाम अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जर्मन टेबलॉइड बिल्ड के मुताबिक एक स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि जर्मन बच्चों के माता पिता बड़ी संख्या में काउंसलिंग सेंटर्स की ओर जा रहे हैं। वजह यह है कि ईसाई बच्चे अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं क्योंकि इन बच्चों को लगता है कि वो बाहरी हैं और धर्म परिवर्तन के बाद वो बाहरी नहीं लगेंगे। बता दें सीरिया, अफगानिस्तान और इराक के मुस्लिम छात्र भी इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें चाइना के साथ एलएसी पर 4 साल से तकरार जारी। क्या अब भी कोई स्कोप है बाकी? राजनाथ सिंह ने दिया इस बात का भी जवाब। दरअसल चीन के साथ 4 साल से जारी सैन्य गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पत्रकारों को खुलकर जवाब दिए हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत चीन सैन्य गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि दोनों पक्षों की वार्ता अच्छी चल रही है। उन्होंने लंबे समय से जारी विवाद के समाधान की उम्मीद जताई। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि भारत चीन से लगी सीमा पर तेज गति से बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। इससे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। अगले सवाल में ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें सकारात्मक परिणाम और दोनों सेनाओं के बीच लगभग 4 साल से जारी तनातनी के खत्म होने की उम्मीद है, इसके जवाब में राजनाथ सिंह जी ने कहा अगर कोई उम्मीद नहीं है तो बातचीत क्यों हो रही है। उन्हें यानी चीनी पक्ष को भी उम्मीद है और इसीलिए वार्ताएं हो रही हैं। तो वहीं आपको बता दें जयशंकर जी ने पाकिस्तान और चीन पर साधा निशाना। कहा पीएम मोदी के आने के बाद चीजें बदल गई। पाकिस्तान के हमलों पर हम कार्रवाई नहीं कर रहे थे लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद चीजें बदली हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने देश में आतंकी हमलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर पाकिस्तान और चीन पर एक बड़ा निशाना साधा है। भुवनेश्वर में जयशंकर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले भारत आतंकी हमलों को केवल सहता रहता था लेकिन पाकिस्तान के हमलों का जवाब कार्रवाई करके नहीं दे पाता था। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद चीजें बदली है। हमने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद के किसी भी खतरे को भारत से उचित प्रतिक्रिया मिलेगी, सर्टेन जवाब मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें हकीकत के कितने करीब एशियाई नाटो चीन को सता रहा डर अमेरिका की हुई बल्ले बल्ले। जी हाँ, चीन इन दिनों एशियाई नाटो कहे जाने वाले क्वाड से डरा हुआ है। इस समूह में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। एशिया के इन प्रमुख देशों को अमेरिका ने एक मंच पर इकट्ठा किया। इसका प्रमुख मकसद इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता को कम करना है। हालांकि क्वाड के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना है। इसके बावजूद अमेरिका एक दूसरे समूह पर भी काम कर रहा है जिसमें उसके साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। अमेरिका फिलीपींस को भी साथ लेकर एक जैसा ही गठजोड़ बनाना चाहता है जो दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता का मुकाबला कर सके। कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने 3 मई को होनोलुलु में जापानी रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा प्रमुख रिचर्ड मार्स और फिलीपीन के रक्षा सचिव गिलबर्टो टेओडोरो की मेजबानी की। जी साथ ही क्वाड को लेकर चीन शुरू से ही मुखर रहा है। चीन का कहना है कि क्वाड का गठन उसके खिलाफ किया गया है क्योंकि इस समूह में जो भी देश शामिल है सबका उसके साथ विवाद है। क्वाड समूह की पहली बैठक 2007 में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान के मौके पर हुई थी। जी हाँ दोस्तों, वैसे में चाइना को सता रहा है इस बात का डर तो अमेरिका की हो गई बल्ले बल्ले। तो वहीं अगली खबर बता दें J-10 लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों तक भारी कर्ज में डूबा पाकिस्तान। आखिर कैसे खरीद रहा हथियार? दरअसल पाकिस्तान के पास सरकार चलाने को पैसे नहीं है। शहबाज सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रहमो करम पर देश चला रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान के हथियारों की खरीद में कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान के सशस्त्र बल लगातार हथियार खरीद रहे हैं। इनमें लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन शामिल है। पाकिस्तान को हथियार बेचने में सबसे आगे चीन और तुर्की है। वहीं अमेरिका ने भी भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तानी F-16 को अपग्रेड किया है। 2015 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा के दौरान चाइना शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के हिस्से के रूप में अब चीन पाकिस्तानी नौसेना के लिए 8 हंगोर क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण करने वाला था। इनमें से 4 का निर्माण चीन में और शेष 4 का निर्माण पाकिस्तान में होना था। यानी कि खाने को नहीं है पाकिस्तान के पास निवाला, लेकिन हथियार चाहिए बढ़िया वाला। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें सऊदी अरब के साथ ऐतिहासिक
ऐतिहासिक अमेरिकी रक्षा समझौते की शर्तों का बड़ा खुलासा। बाइडेन क्या चाहते हैं बता दें। अमेरिका और सऊदी अरब एक बड़े समझौते के करीब पहुंच रहे हैं जो मध्य पूर्व को नया आकार देगा और क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ाएगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने दी फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में यह स्पष्ट कर दिया है कि बाइडेन प्रशासन सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर तब करेगा अगर किंगडम इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होगा। अमेरिका जो समझौता करने का ऑफर दे रहा है वो सऊदी अरब का नाटो जैसे मित्र देश का दर्जा दे देगा। इसका मतलब ये होगा कि सऊदी अरब के लिए अमेरिकी स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों खुफिया जानकारियों को पाना और अधिक आसान हो जाएगा। सुलिवन ने कहा कि समग्र दृष्टिकोण अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक द्विपक्षीय समझ है जो इजराइल और सऊदी अरब के बीच सामान्यकरण के साथ साथ फलस्तीनी लोगों की ओर से सार्थक कदमों के साथ जुड़ा है। तो वहीं बता दें नेपाल के 100 रुपए के नोट पर भारत के हिस्से को छापने के बाद भारत में मची खलबली तो जयशंकर जी ने दिया करारा जवाब। दरअसल नेपाल ने अपने देश में 100 रुपए की नई मुद्रा छापने का ऐलान किया है जिस पर भारत के कई इलाकों की तस्वीरें छापी जाएंगी और ये इलाके हैं काला पानी, लिम्पिया, धूरा और लिपुलेक। आप सभी जानते हैं जिन्होंने और जो हमारी खबरों को डेली देखते हैं। आपको बता दें ये तीनों ही इलाके भारत के हैं। इस पर अब विदेश मंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते संभालने में आने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी दी। जयशंकर जी ने कहा कि पड़ोसी देशों से डील करते वक्त अक्सर राजनीतिक पेचीदगियों से निपटना पड़ता है। एक कार्यक्रम में जयशंकर जी ने कहा कि कई बार पड़ोसियों से निपटने में राजनीति भी आ जाती है। इस दौरान अपने और उनके हित में संतुलन बनाना पड़ता है। उन्होंने ये भी चेताया है कि भारत के प्रति सभी पड़ोसी देशों का सकारात्मक रवैया नहीं हो सकता। जयशंकर जी ने ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया जब बयान भारत विरोधी रहे। उन्होंने बयान में कहा कि अगर आप श्रीलंका जाएंगे तो आपको सरकारी अफसरों और लोगों के प्रतिकूल बयान मिल जाएंगे। इसके अलावा जयशंकर जी ने ऐसी घटनाओं का भी जिक्र किया जहां पड़ोसी देशों ने अतिरिक्त सामान जैसे प्याज की कमी की मांग की है। उस वक्त भी भारत ने उनकी मदद की। सकारात्मक और फायदेमंद रिश्ता बना रहा। जयशंकर जी ने कहा कूटनीति में बिजनेस की तरह झटके लगते हैं लेकिन हम उनको मैनेज करते हैं और सफलता पाने के लिए आगे ले जाते हैं। लेकिन ये तो रही बातों से जवाब देना। अगर आप भी मानते हैं कि नेपाल ने भी अगर जरूरत दिखाने की कोशिश की तो उसको भी हर तरीके से जवाब दिया जाएगा क्योंकि भारत कभी भी अपने 1 इंच जमीन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। दोस्ती हमसे लेकिन हमारे क्षेत्र से नहीं। अगर आप भी ऐसा मानते तो कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें भारतीय जड़ी बूटियों मसालों में कीटनाशकों की उच्च मात्रा वाली रिपोर्ट को फसाई यानी FSSAI ने झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया। जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि उसने जड़ी बूटी और मसालों में उच्च कीटनाशक अवशेषों की अनुमति दी है। वैसे में नेक्स्ट खबर की बात करें जहां 400 पार के नारे से गूंजी अयोध्या की सड़कें। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी का मेगा रोड शो, खूब उमड़े लोग। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को अयोध्या में भगवान श्री राम लला का दर्शन पूजन करने के बाद सुग्रीव किला से रोड शो की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में इटावा और धौरहरा की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद शाम को अयोध्या हवाई अड्डे पहुंचे जहां से सड़क मार्ग से भगवान श्री राम के मंदिर पहुंचे। मोदी जी ने अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार व सांसद लल्लू सिंह के समर्थन में फूलों और बैनर से सजे एक खुले वाहन यानी रथ पर सवार होकर रोड शो शुरू किया और वाहन पर उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और लल्लू सिंह भी मौजूद थे। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखा गया। इस दौरान लगातार 400 पार के नारे लग रहे थे। पीएम मोदी राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य द्वार के पास सुग्रीव किला से रथ पर सवार हुए। तो वहीं आपको बता दें समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव के खिलाफ FIR दर्ज। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर की अभद्र टिप्पणी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बदायूं में बसपा जिला अध्यक्ष राम प्रकाश त्यागी एडवोकेट ने सपा नेता शिवपाल सिंह यादव पर केस दर्ज कराया है। सपा नेता शिवपाल यादव के खिलाफ धारा 504 और 505 में थाना सिविल लाइंस में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि शिवपाल यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए किसी कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी की है। बसपा जिला अध्यक्ष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के लिए समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने अपने बेटे आदित्य कुमार यादव के चुनाव में हार के डर की वजह से बौखलाहट में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी कार्यक्रम में किया जो कि एक टीवी चैनल पर भी प्रसारित है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं बता दें उत्तर प्रदेश में
ठाकुरों की नाराजगी को कम करने के लिए अमित शाह जी ने संभाला मोर्चा। राजा भैया से मुलाकात के क्या है असली मायने, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी भले ही दावे कर रही हो, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसको देखते हुए बीजेपी हर एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उधर बीजेपी में वरिष्ठ नेता व गृह मंत्री अमित शाह ने रूठे नेताओं की कमान संभाल ली है। अमित शाह जी पहले ब्रजभूषण शरण सिंह से बात कर केसरगंज सीट का हल निकाला और अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया व कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से बेहद अहम मुलाकात की है। सूत्रों का कहना है कि अमित शाह ने राजा भैया से मुलाकात करके कौशाम्बी सीट पर उनका समर्थन मांगा है, तो वहीं राजा भैया ने भी समर्थन देने की बात कह दी है। बता दें कि राजा भैया को अपने पाले में लाने का प्रयास करके क्षत्रिय समाज की नाराजगी को कम करने का प्रयास किया गया है। दरअसल कुंडा से विधायक व बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हमेशा से चाहते थे कि कौशाम्बी लोकसभा सीट बीजेपी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के लिए छोड़ देगी, क्योंकि चाहे राज्यसभा चुनाव हो या अन्य मौके राजा भैया ने समय समय पर बीजेपी की मदद की है। सीएम योगी की तारीफ से लेकर बीते राज्यसभा चुनाव में सपा के विधायकों की बगावत में राजा भैया का अहम रोल रहा है। अब इस पर आपकी राय तो दोस्तों बनती ही है। साथ ही साथ बता दें कांग्रेसी वर्कर ने कंधे पर हाथ रखा तो शिव कुमार ने मार दिया थप्पड़। वायरल वीडियो पर बीजेपी ने घेरा। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो एक शख्स को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को हावेरी में चुनावी रैली के दौरान का ये वाकया है। शिव कुमार ने जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा वो कांग्रेसी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। ये वीडियो क्लिप बीजेपी के कई सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया है। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह के व्यवहार के लिए कांग्रेस पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें भाजपा ने पैसे के दम पर संदेश खाली का झूठ फैलाया। मोदी पर बरसते हुए ममता ने दिया ये बयान, कहा घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव को देखते हुए खास करके बंगाल में ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ममता दीदी बहुत बुरी तरीके से बंगाल में घिर चुकी है। ना उनको आर दिखाई दे रहा है ना पार, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अपने आप को वो फंसती हुई महसूस कर रही है। इसी बीच उनकी बौखलाहट देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने रविवार 5 मई को भाजपा पर राज्य को बदनाम करने के लिए संदेश खाली की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के आरोप सामने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार यानी 4 मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि ये उसके उस रुख की पुष्टि करता है कि संदेश खाली प्रकरण के पीछे भाजपा का हाथ है। बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जो आप देख भी पा रहे होंगे, कि मैं लंबे समय से कह रही हूँ कि भाजपा संदेश खाली घटना को अंजाम देकर बंगाल की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। स्टिंग ऑपरेशन से बांग्ला विरोधियों का असली चेहरा सामने आया, क्योंकि उन्होंने मेरी माताओं और बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। यानी कि पूरे तरीके से बौखलाती नजर आ रही है ममता बनर्जी। तो वहीं आपको बता दें उज्जवल निकम के लिए ढाल बने फडणवीस, कांग्रेस को जमकर कोसा, कहा उन्हें कसाब की चिंता। जी हां, मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार और लोकप्रिय वकील उज्जवल निकम को लेकर सियासी पारा खूब हाई है। कांग्रेस ने महिला सांसद पूनम महाजन की जगह निकम को उम्मीदवार बनाने के लिए भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस ने उज्जवल निकम पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिसने 26/11 हमले के आतंकी अजमल कसाब को जेल में बिरयानी परोसने के लिए झूठ बोला था। अब कांग्रेस पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमला किया। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष अजमल कसाब को लेकर चिंतित है और निकम को निशाना बनाकर आतंकवादियों का समर्थन करना चाहती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार के अनुसार उज्जवल निकम ने कसाब का अपमान किया। कसाब ने शहर को आतंकित किया और कांग्रेस उससे चिंतित है। महायुति उज्जवल निकम का समर्थन कर रही है और एमवीए कसाब का समर्थन कर रही है। अब आप तय करें कि आप किसको वोट देना चाहिए, ये कहना है फडणवीस जी का। तो वहीं आपको बता दें कि मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी बीजेपी में हुई शामिल। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको बता दें। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी बीजेपी में शामिल हो गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी राजनीति में मैं आ जाऊंगी। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो किसी को निराश नहीं करेंगी। रीति तिवारी सिंगर के साथ ही सॉन्ग राइटर भी है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी, थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर मिलता है।